नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक की साप्ताहिक सभा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। और 2 रोज पहले एक बड़ा घटनाक्रम हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी और देश में जो आम चुनाव होने वाले हैं उसकी राजनीति के लिए भी। मायावती जी ने ये डिसाइड किया है कि साहब की बीएसपी आगामी चुनावों में न इंडिया अलायंस के साथ होगी न एनडीए के साथ होगी, वो अकेले चुनाव लड़ेगी। तो आज हम इस सब पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर बद्रीनारायण जी हैं जो इस राजनीति पर खास नजर रखते हैं और समझते हैं और हमें समझाएंगे, समझाइश हमारी बढ़ाएंगे। और हमारे साथ तक चैनल्स के प्रमुख मिलिंद खांडेकर साहब भी हैं। सबसे पहले बद्रीनारायण सर, आपसे ही मैं शुरू करता हूं कि मायावती की राजनीति को ये जो फैसला है उसे हमें किस तरह से देखना चाहिए और ये फैसला क्यों किया आखिर? देखिए, मायावती का जो फैसला है इसको देखने का दो नजरिया होता है। एक जी। नजरिया ये होगा कि हम और पार्टियों के हिसाब से देखें कि या इंडिया को क्या फायदा हुआ, क्या लॉस हुआ, बीजेपी को क्या फायदा हुआ, क्या लॉस हुआ। तो एक तो ये नजरिया है। दूसरा नजरिया है कि मायावती के खुद पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए कि उनके पास क्या ऑप्शंस थे, क्यों उन्होंने ये किया, क्या मजबूरियां थी। तो मुझे लगता है कि देखिए, बीएसपी पहले तो मैं वहां शुरू करता हूँ मायावती की क्या अपनी अपनी जरूरतें थी जिसके अनुसार उन्होंने किया। एक तो बीएसपी शुरू से भी पहले से ही इस पॉलिटिक्स पर विश्वास करती थी कि नॉट गोइंग टू अलायंस विथ एनीवन, किसी के साथ अलायंस में जाने की जरूरत नहीं है। ये काशीराम के समय से उनकी पॉलिटिक्स थी। कभी कभी वो अलायंस में गए लेकिन उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो वो अलायंस की बात करते थे, बट नॉट विद द पॉलिटिकल पार्टी, विद द सोशल अलायंस विद द कास्ट एंड कम्युनिटीज। उनके साथ अलायंस करेंगे, उनको रिप्रेजेंटेशन दे करके, ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। अब चूंकि अभी भी उसी पॉलिटिक्स पे वो काम कर रही हैं, लेकिन उनका दुकान में सामान कम हो गया है। पहले ज्यादा बड़ा आधार था तो लोगों पर इसका असर पड़ता था। अब क्या हो गया है कि इसके कारण उनकी निगोशिएशन क्षमता कम हुई है। अगर वो इंडिया में ज्वाइन करती तो लाइक एनी अदर कोई हर की तरह वो होके रह जाती। बीजेपी में ज्वाइन करती, यानी बीजेपी वाला जो अलायंस है, तो उसमें भी कोई एक सामान्य पार्टी बन के रह जाती हूँ। तो ऐसे में जो वैल्यू ऑफ निगोशिएशन का कम हुआ, तो ऐसे में थर्ड फोर्स बना रहना ज्यादा अच्छा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे मान लीजिए आपके कुछ सीट आ गए तो आप निगोशिएट कर सकते हैं दूसरों के साथ कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये नहीं मिलना चाहिए, हमें ये। तो ये एक स्पेस उनके लिए बचा है। लेकिन आपका जो जो प्राय पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि वो मान लीजिए सीट ही ना मिले तो ऐसी स्थिति में क्या हो। तो हम्म। उसमें है कि बीजेपी अब उस स्थिति में नहीं रह गई है कि जो पहले काशीराम जी कहते थे कि यानी पहले हारेंगे फिर हराएंगे, और हराने के लिए हम क्या करेंगे कि कमजोर मजबूर सरकार उनको ज्यादा सूट करती थी, क्योंकि मजबूर सरकार जिसकी कम मेजोरिटी होती थी वो उनके साथ निगोशिएशन अलायंस करता था और उससे बड़ा शेयर उनको मिलता था। यानी उनको मतलब वो कहते थे कि दलित बहुजन राजनीति को। लेकिन अब वो स्थिति बदल गई है। अब बीजेपी आएगी तो एक मेगा पार्टी के रूप में आएगी, तो उसको इसकी जरूरत नहीं है। इंडिया अगर आती है तो शायद उसको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ईंट ईंट पत्थर पत्थर जोड़ जोड़ के अपना घर बनाएगी, तो उसको जरूरत पड़ेगी। तब मायावती उस समय देखेगी कि उनको क्या देना है, क्या लेना है उनसे। तो ये है पूरा पॉलिटिक्स। आपने जो सर कहा है उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। दरअसल वो एक तरीके से बता रहे हैं कि जो पोस्ट पोल अलायंस है वो बीएसपी के लिए ज़्यादा मुफीद होगा, इसलिए फैसला है। नहीं, मुझे लगता है कि जो चुनाव को लेकर हालात बन रहे हैं तो पोस्ट पोल अलायंस की गुंजाइश बहुत कम लगती है। अच्छा। क्योंकि मतलब जो भी अब तक ओपिनियन पोल आए वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को या एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा। तो जो बद्रीनारायण जी ने भी कहा कि भाई ये मतलब बीजेपी की जो स्थिति है इस समय, बीजेपी को तो समर्थन देने की कोई मतलब शायद जरूरत ना पड़े उनको। रही बात कांग्रेस या एनडीए को जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये जब होगा तब वाली बात होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बीएसपी में जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, जब आकाश आनंद को उन्होंने अपने भतीजे को जिम्मेदारी दी है, तो मुझे लग रहा है कि जो बात काशीराम के हवाले से अभी बद्रीनारायण जी ने कहा कि उनका पहले ये होता था कि पहले हम हारेंगे चुनाव, फिर किसी को हराएंगे और फिर जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि बीएसपी में कहीं ना कहीं अभी 2027 की तैयारी चल रही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई अगर हम पूरे जैसे जनाधार अगर कम हुआ है तो हम वापस अपना जनाधार बना ले, और जो क्षमता बीएसपी की बाकी वर्गों को आकर्षित करने की है वो अखिलेश यादव में कम से कम उनके लिए एक चैलेंज बनी हुई है छवि के लिहाज से। तो मुझे लगता है कि ये कोई
सिर्फ आप इसको 2024 के चुनाव के नज़र से अगर देखेंगे तो ये शायद हल्का पड़ेगा। जी जी। जो आपने बात कही, क्योंकि जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल या जो जिक्र में आए हैं वो दरअसल उसमें एनडीए को, अगर मैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करूं, दूसरे मैं बात कर रहा हूं एबीपी न्यूज़ सी वोटर ने जो सर्वे किया उसमें 73 से 75 सीटें जो है एनडीए को मिल सकती हैं, और कांग्रेस एसपी का जो गठबंधन है उसको 4 से 6, बीएसपी को 0 से 2। अब बात आती है कि साहब की इस बड़े फैसले को 2024 के लिए किस तरह से देखें, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि ये पोस्ट पोल अलायंस जो है उनके लिए ज़्यादा मुफीद पड़ेंगे, लेकिन जब ये हम वो सर्वे देख रहे हैं उसमें भी उनके लिए कोई बहुत बेनिफिशियरी अकाउंट नहीं दिखता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं विशल? जी जी बद्री सर आपसे। हाँ जी, नहीं अभी मिलिंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बीएसपी अपने को 27 के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि उसका जो फोकस होता है प्राय स्टेट इलेक्शन होता है, और अगला इलेक्शन 27 में होगा, स्टेट इलेक्शन। तो उसके लिए वो अपनी एक जगह रखना चाहती है कि वो स्टिल मैटर, यानी बीएसपी स्टिल मैटर, और एक त्रिकोण यहाँ है, और उस त्रिकोण में वो क्लेमेंट है पावर की। तो वो 27 की तैयारी कर रही है, एकदम ये बात सही है। इसमें हार और जीत जो भी उनको होगा उसमें वो ये तय हो जाएगा कि उनका कॉन्क्रीट बेस कितना है। यानी कहते हैं ये जो ऐसी घड़ी है जिस घड़ी में उनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए किसी को, ऐसे में जो वोटर्स रह जाएंगे उनके साथ, वो उनके लॉन्ग टर्म वोटर होंगे, और हैं लॉन्ग टर्म वोटर, वो पहले भी साबित हो चुका है। ये लॉन्ग टर्म वोटर के आधार पे वो अपना घर बनाएंगे, ये बेस होंगे, और इस बेस के अराउंड वो फिर और अन्य समूहों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, और 27 की तैयारी होगी। और दूसरा ये है कि बेस जो दलित वोट है, दलित बेस है, उसको बचाने के लिए उनका अलग लड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्योंकि देखिए, दलित बेस के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो उसको पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो क्लास बेस है वो मोस्टली डोमिनेंट ओबीसीज है, एंड डोमिनेंट ओबीसीज के वो लैंड ट्रांसफर बहुत हुआ है आजादी के बाद। जो आंकड़े हैं कि सर्वाधिक लैंड ट्रांसफरेंस इन ओबीसी डोमिनेंट कास्ट को हुआ है, और ठाकुरों से, मुसलमानों से जो लैंड बिका है वो सब उन्होंने खरीदा है। 70 के बाद से जो जो एक तरह से जो बैंक लोनिंग की पॉलिसी शुरू हुई, और न्यू लिबरल इकोनॉमी जब आई, तो जो व्यापार और बहुत तरह के ऑक्यूपेशन से इनको समुदायों ने पैसा बनाया, अर्जित किया, और लैंड खरीदे बड़े पैमाने पर। तो ये अब लैंडेड जेंट्री बदल चुकी है, और दलित उनके खेतों में काम करता है, तो उनको एवरीडे टेंशन इनसे होता है। और वो जो या जेलसी कहें, टेंशन कहें, अब वो ऐसी स्थिति में उनको वोट दे के और मजबूत नहीं करना चाहता, वो मजबूत हो जाएंगे। यही हाल जो जो डोमिनेंट ओबीसी जो आकाशवादी जो समाजवादी पार्टी का बेस है उसके साथ भी प्रॉब्लम है। वो पूरी तरह उनको ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे एक खास तरह का इनहेरेंट टेंशन है। और ये बात आपने पिछले इलेक्शन में देख लिया होगा, जब ये दोनों साथ लड़े थे, के स्थल पे भी दोनों में लड़ाइयां शुरू हो जाती थी, दोनों के कांग्रेस में कई बार। और वो एक केमिस्ट्री बनाना बहुत मुश्किल हो गया था, ताकि एक का वोट दूसरे को जा सके। तो ऐसे में एक कंफ्यूजन दलित वोटर्स में होता, और उस कंफ्यूजन में वो बीजेपी की तरफ जा सकते थे। ऑलरेडी एक बड़ा चंक उनका चला गया है, और जो बचा है वो भी जा सकता था। मायावती के लिए जरूरी है कि अपने वजूद बचाने के लिए वो यहाँ पर एक बहुत साफ स्टैंड लें, वोटर्स के बीच कोई कंफ्यूजन न रहे कि सत्ता में आए या नहीं आए, जीते या नहीं जीते, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। ये काइंड ऑफ मैसेज मायावती बिल्ड करना चाहती है इस इलेक्शन से। बद्री सर ने कहा है कि एक जो मैसेज है वो अपने जो वोटर हैं उनको कन्वे करना चाहती हैं, जो कहीं खो गए हैं। नहीं, तो जो कन्फ्यूजन की बात अभी बद्रीनारायण जी ने कही कि देखिए 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा साथ साथ आई, बिल्कुल, तो उस समय ऐसा लगा कि भाई ये बीजेपी को हरा सकते हैं उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल। लेकिन बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट ले लिया, तो ये जो दोनों के साथ आने का कोई मतलब बना नहीं। और एक तो ये बात थी, तो ये कहीं ना कहीं मायावती को लगा होगा कि अगर हम इंडिया अलायंस में भी जाएंगे तो एक तो पूरी सीटें हमको मिलनी नहीं, हमको जितनी मिलेंगी, और फिर भी बीजेपी 50% से ज्यादा वोट पर बैठी हुई है, नंबर एक। और नंबर दो बात, जो सामाजिक संघर्ष की बात कही, जो समाजवादी पार्टी का बेस है और जो मायावती का बेस है, इनमें एक समाज में संघर्ष है, तो वो साथ साथ आने में
मतलब उसका वोट ट्रांसफर होने में जो जमीन पर जो क्लैश होता है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसके वजह रहे होगी। लेकिन आपने जो बात कही चुनावी गुणा भाग की, तो ये कल ही जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा भाई 80 में से 80 क्यों नहीं जीत सकते। तो ये बीजेपी के लिए एक फायदे की जमीन दिख रही है, ये जो बंटवारा होगा वोटों का, मतलब क्योंकि पिछली बार साथ आके भी ये लोग 42-45 परसेंट वोट पे रुक गए थे। तो अब अगर जब मायावती नहीं रहेगी तो ऐसा तो है नहीं कि सारा वोट जो है वो बीजेपी का ही वो काटेंगी, वो जो इंडिया अलायंस है उसका भी वोट काटेंगी। तो ये जो मतलब बीजेपी ने जो 2014 में प्रदर्शन किया था, जब सब लोग चौंक गए थे कि भाई एनडीए को 73 सीटें आ रही थी, तो वो वापस उनको अचीव करना या उससे बेहतर करने में मायावती के अलग होने से कहीं ना कहीं ये मदद और आसान हो जाएगा बीजेपी के लिए काम। जी बद्री सर, आखिर में एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि अभी के माहौल में जिस तरह से लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम को लेकर ये परसेप्शन बना हुआ है उत्तर प्रदेश में कि 80 सीटों वाला राज्य, सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, 14 और 19 का प्रदर्शन ज़ोरदार बीजेपी का रहा है। ऐसे में यहाँ से आप किस नज़रिए से इस पूरे चुनाव को देखते हैं, खासतौर पर रामलला जो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम है, उस पूरे के पूरे एक इवेंट को? देखिए, ये जो बीजेपी इस समय बहुत आगे है अन्य दलों से, कोई कंपैरिजन नहीं है। और राम जन्मभूमि के इनॉग्रेशन के बाद एक जो पूरा माहौल बना है, जैसे इसको इन लोगों ने पॉपुलर पब्लिक इवेंट पे बदल दिया है, जन उत्सव, सही अर्थों में जन उत्सव में बदल दिया है, उससे एक ऑर्गेनाइजेशनल टेक्सचर उनका मजबूत होता है। और वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं ना, प्रैक्टिस में आपका टेस्ट भी होता है, उसमें आप अपने को मजबूत भी करते हैं। और जनता के ऐसे सेक्शन को जो आपके लिए फ्रिंज पर हो या जिसको फेंस पर हो, सही शब्द है, वो आपकी तरफ आते हैं। तो वो स्थिति इन्होंने अपनी बना ली है। तो ये बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल इसके अराउंड खड़ा हो पाएगा। लेकिन मेरा कहना है विशल जी कि ये होने के साथ, और इसके साथ मैं अपनी बात खत्म भी करूंगा क्योंकि दूसरा प्रोग्राम के लिए कुछ जी सर, कि राम जन्मभूमि का इनॉग्रेशन उनके साथ एक पॉलिटिकल कैपिटल के रूप में रहेगा 2024 के चुनाव में। और वो उसको कहते हैं ना, फायदा मिलना ही है, वो टेकन फॉर ग्रांटेड वाला मामला है, वो अलग जाएगा नहीं, उसका जो फायदा है। लेकिन जो अगला 2024 का इलेक्शन होगा, ये मैं अभी लिखने भी जा रहा हूँ कई जगह, वो होगा बेनिफिशियरी के अराउंड। विकसित भारत का जो बेनिफिशियरी है, ये तमाम स्कीम्स से जो सरकार ने विकसित किया है, विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो गई है, तमाम जगह प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो विकसित भारत जो हमारे बेनिफिशियरीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अयोध्या में खुद गए तो उन्होंने बेनिफिशियरीज से बात की। तो बेनिफिशियरीज एक बड़ा सेंट्रल डिस्कोर्स रहेगा 2024 के चुनाव। राम जन्मभूमि हम लोग करते रहेंगे, गाली गलौज करते ही रहेंगे सब नेता लोग की, और हम कर रहे हैं कि तब तक मोदी जी एक दूसरा स्टैंड ले लेंगे और वहां पर इलेक्शन को ले जाएंगे। ये उनका बहुत कहते हैं ना, एक टेस्टेड तरीका है कि कैसे जो कहते हैं ना, अपोजिशन को तैयार होने का भी मौका न मिले और एक अगली स्ट्रेटजी आके खड़ी हो जाए। सर, बद्री सर ने जो बताया कि बेनिफिशरीज यानी कि वो लाभार्थी, एक नई जात जो एक तरीके से बीजेपी ने क्रिएट की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक तरह का जेंटल रिमाइंडर है जो 22 तारीख का प्रोग्राम है। नहीं, देखिए अविचल, हम इस बारे में लगभग हर शो में ये बात कहते रहते हैं, और हम याद भी दिलाते रहते हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद पिछले साल अपने सांसदों से कहा था कि भाई सिर्फ राम के भरोसे मत बैठे रहना, ठीक है। तो कि राम के नाम पर आप चुनाव जीत जाओगे, माहौल बन जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन चुनाव सिर्फ राम के नाम पे आप नहीं जीत सकते हो। इसीलिए जैसे बद्रीनारायण जी ने कहा कि भाई वो जब अयोध्या में पहली बार गए तो वो उस महिला के घर गए जिसको बेनिफिट मिला है उज्ज्वला का। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये पता है कि ये ठीक है, आप एक माहौल बना दीजिए, इसमें जो उनका कोर वोटर है वो इसमें खुश हो जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को सिर्फ राम के नाम से काम नहीं चलेगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी को जो 2014 और 2019 में जब बहुमत मिला है, तब राम आंदोलन अपने पीक पे नहीं था। सही बात। तो जब वोट उसको पूर्ण बहुमत मिला है, सरकार तो उसने 96 में बनाई,
98 बनाई, 99 बनाई, लेकिन कभी भी बहुमत नहीं मिला। 182-83 सीट पर जाके वो रुक जाते थे। तो 273 का जो आंकड़ा जब पार कर दिया है तो बीजेपी को ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ अगर हम धर्म की बात करेंगे, सिर्फ राम के भरोसे रहेंगे, तो उससे हम चुनाव नहीं जीत सकते। इसीलिए जो बद्रीनारायण जी ने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मुझे ये 2019 के चुनाव में भी जो लोग बार बार कहते हैं कि भाई पुलवामा से बीजेपी जीत गई, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उस वक्त भी जो बेनिफिशियरी है, और जो बेनिफिशियरी में भी सबसे बड़ी बात क्या है अविचल, कि बेनिफिट वो इंश्योर कर रहे कि मिले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, या घर हो रहा है तो मान लीजिए उसकी जियो टैगिंग हो रही है। मतलब आप हवा में घर नहीं बना सकते, अगर आपका घर बन रहा है तो आपका हर चीज का एक ऑडिट हो रहा है। कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि किसान सम्मान निधि जो मिलती है, बिल्कुल उसका आंकड़ा घट गया। अगर जो ताजा आंकड़ा था पहले के मुकाबले, अगर हाल में एक रिपोर्ट आई थी तो करीब 1.5 करोड़ वो घट गया। तो क्यों घट गया? क्योंकि जो जिनको नहीं मिलना चाहिए अगर उनको मिल रहा है तो उनको भी साफ किया गया वहां से। तो जो असली हकदार है उसको मिल रहा है। तो ये जो बात है, जो लाभार्थी वाली जो बात है, ये अगर आप उत्तर प्रदेश के भी चुनाव के नजरिए से सोचेंगे तो ये बीजेपी के लिए राम के अलावा उसकी, जो मैंने पहले भी कहा है कि भाई ये तो ऊपर से आप गार्निशिंग है, लेकिन जो बेस बना है, जो उसका जो सामाजिक आधार बना है, वो इस लाभार्थी से बना है। बिल्कुल ये बड़ी बात है, क्योंकि जब भी हम समझते हैं तो बीजेपी की राजनीति को सिर्फ अब खास तौर पर राम के जरिए नहीं समझा जा सकता। और सर ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही अभी में, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 14 और 19 में जब इतना प्रचंड बहुमत जिसे कहा जाता है वो मिला, उस समय राम मंदिर आंदोलन बिल्कुल भी पीक पर नहीं था और ना बीजेपी भी उसको उस तरह से प्रमोट करती थी। तो आज जिस तरीके से हमने ये बीएसपी की जो पॉलिटिक्स है उसको डिस्कस किया, और आगे भी इस तरह के डिस्कशंस हम बहुत इत्मीनान से करते हैं। आज हमारे साथ प्रोफेसर बद्रीनारायण जी थे। बद्री सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और सर आप जुड़े, आपका कार्यक्रम है, आपका खूब खूब शुक्रिया। और हमारे साथी जुड़े, शुक्रिया, आगे जुड़ेंगे ऐसा पूरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद।